हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। आई एम स्वाति और आज हम बात करेंगे डीएलएड सेकंड ईयर के बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। यानी इसमें मेनली हम बात करेंगे थोड़ी सी साइकोलॉजी की और एजुकेशन की, और साथ में साइकोलॉजी कैसे मदद कर रहा है हमारे एजुकेशन में। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 1। इसके टोटल 5 यूनिट्स हैं और आज यूनिट 1 है जो है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग, यानी लर्निंग को समझना है। उसके अंदर जो हमारी थिंकिंग आएगी उसे समझेंगे, इंटेलिजेंस को समझेंगे और लर्निंग की थ्योरीज भी देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट भी है। ठीक है, तो इससे 1-2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं बेसिकली थ्योरी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस यूनिट को। लर्निंग, सबसे पहले हम ये जानेंगे लर्निंग क्या है। आपको क्या लगता है लर्निंग क्या है? आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है या फिर आपको क्या लगता है लर्निंग क्या है? कोई भी चीज़ सीखना, राइट? तो अगर आप ये कह रहे हो तो एकदम सही कह रहे हो। लर्निंग का मतलब यही है कि लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। लर्निंग यही है। लर्निंग यानी सीखना, कोई नई चीज़ सीखना, कोई नया नॉलेज सीखना, कोई नई स्किल सीखना, नया बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारे वैल्यूज़ को सीखना। ठीक है, किसी भी कारण हो सकता है, या फिर हमने प्रैक्टिस की हो, ठीक है, या फिर कोई एक्सपीरियंस लिया हो जिससे हम वो लर्निंग को सीख रहे हैं, कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। ठीक है, और ये ध्यान में रखना है लर्निंग जो होता है ना वो परमानेंट चेंज होता है हमारे बिहेवियर में। अगर हमने सीखा है कि बड़ों से कैसे बात करते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग परमानेंटली वैसे ही बात करेंगे, वो हमने सीख लिया है। ठीक है, तो यही लर्निंग है कि परमानेंट चेंज आ रहा है हमारे बिहेवियर में, उसी को लर्निंग कहते हैं। हम कुछ नया सीख रहे हैं, नॉलेज में, स्किल्स में, बिहेवियर में, एटीट्यूड में हमारे बदलाव आ रहा है, हमारी सोचने समझने की शक्ति चेंज हो रही है, तरीका चेंज हो रहा है, यही है लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, जब भी हम कुछ नया सीखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा। अगर आप नई नॉलेज ले रहे हो, आप नई नॉलेज ले रहे हो फूड के बारे में कि हेल्दी फूड खाने से हमारी बॉडी अच्छी रहती है, माइंड अच्छा रहता है, तो आपने वो लर्निंग की ना, वो सीखा ना, किसी डॉक्टर के थ्रू आपने या बड़ों के थ्रू आपने सीखा, तो क्या कर रहा है, आपको डेवलप कर रहा है, आपके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, यानी वो आपका विकास कर रहा है। तो इसलिए हेल्प्स चाइल्ड इन एडजस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। बच्चों को एडजस्टमेंट करने में, कहीं अगर वो कहीं जा रहे हैं अलग स्कूल में, अलग इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, तो आप एडजस्ट कैसे करेंगे? लर्निंग करके, नई चीज़ें सीख के, वहाँ का बिहेवियर, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को सीख के। इसीलिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल फॉर सोशलाइजेशन। देखो, अगर आपको बाहर लोगों से बातचीत करनी है, ठीक है, हम तो ह्यूमन हैं ही, एक सोशल हमारे एनिमल्स, ठीक है, तो इसीलिए हमें सोशली लोगों से बातचीत करती रहनी पड़ेगी ताकि हमारा ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। तो इसके लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग बहुत इसेंशियल है कि हम लोगों से बातचीत कर पाए, सीख सके कि कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या हमें करना चाहिए, किस सिचुएशन में कैसे हमें बिहेव करना चाहिए, सब कैसे पता चलेगा? लर्निंग के थ्रू। ठीक है, जब हम चीज़ों को सीखेंगे, जब तक नहीं सीखेंगे तो हम सोशलाइज भी नहीं हो पाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कैसे सोशलाइज होते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कनेक्शन बैठाते हैं। ठीक है, साथ ही में बिल्ड हैबिट्स। आपको बहुत अच्छी अच्छी हैबिट्स बिल्ड करने में भी लर्निंग मदद करेगा। अगर आपने सीख लिया, आपने लर्न कर लिया है कि सुबह जल्दी उठने से, एक्सरसाइज करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छी रहती है, माइंड भी फ्रेश रहता है, तो ये एक हैबिट है जो कि आपने सीखा है, ठीक है, लर्न किया है प्रैक्टिस के थ्रू और साथ ही में एक्सपीरियंसेस के थ्रू। ठीक है, लर्निंग साथ ही में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है उसको भी इंप्रूव करती है। क्योंकि अगर आप सीख रहे हो नई नई चीज़ें, जैसे आपने कुकिंग करनी सीख ली, तो पहले आपको प्रॉब्लम होती थी कि वेट करना है, कोई खाना बना के देगा तो आप खाओगे, पर आपने कुकिंग सीख लिया, आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया लर्निंग के थ्रू, तो अब आप खुद बना सकते हो, आपको वेट नहीं करना, आप कुछ ना कुछ बना लोगे। तो यही होती है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करता है लर्निंग। तो लर्निंग एबिलिटी देता है हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की, इसलिए इंपॉर्टेंट है लर्निंग। और क्यों इंपॉर्टेंट है लर्निंग? क्योंकि लर्निंग इंप्रूव करता है हमारी थिंकिंग को, हमारे सोचने समझने की शक्ति को, हमारी रीजनिंग को, कब कहाँ कैसे हमें रिएक्ट करना है, क्या कहाँ सही, कैसे बिल्कुल अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कैसे हमें पता चलेगा जब हम लर्निंग करेंगे, कोई नई नई चीज़ें सीखेंगे, देखेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। कभी कभी हम कार्टून वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो हम देखते हैं ना कि अरे ऐसे इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं और इस इंसान ने क्या किया और इस इंसान ने जो किया वो बिल्कुल सही है, तो हम उससे सीख लेते हैं कि अच्छा ऐसे सिचुएशन में अब हमको ये करना होता है। ठीक है, तो यही होती है लर्निंग, कि लर्निंग हमें क्यों करनी है। तो लर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे थिंकिंग और रीजनिंग को इंप्रूव करती है, हमारे विवेक कौशल को इंप्रूव करती है। ठीक है, साथ ही में बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड ग्रोथ। अगर आप लर्निंग करते रहोगे, अपनी नई चीज़ सीखते रहोगे, तो आप एक एजुकेटेड पर्सन बनोगे, आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा और साथ ही में आप ग्रो करोगे। ठीक है, क्योंकि लर्निंग से ही ग्रो करते हैं, एजुकेशन से ही ग्रो करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ आप अपनी तरफ से भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो लर्निंग की, कि लर्निंग क्यों ज़रूरी है, सीखना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। देखो, लर्निंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल भी हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे 3 प्रिंसिपल जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कहीं पूछा जाए क्वेश्चन, कहीं भी पूछा जाए एग्जाम में या फिर क्लासेस में, तो आपको ये बताना है कि ये 3 जो है हमारे लर्निंग के प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भी और भी हैं, आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, बट ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है और ये लिखना ही लिखना है, ये आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले
लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि बच्चा मेंटली और फिजिकली रेडी होना चाहिए कोई भी लर्निंग करने के लिए। अगर आप क्लास ले रहे हो तो वहाँ पे बच्चे कुछ अपना काम कर रहे हैं, किसी को लंच में भूख लग रही है तो वो खाना खा रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और आप जाते ही क्लास में स्टार्ट हो गए चलो आज ये पढ़ेंगे, और आपने ध्यान नहीं दिया, कुछ बच्चे तो अपनी कॉपी देख रहे हैं, कुछ जंगले से बाहर देख रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि आपको मेरे बच्चों को रेडी करना है, ठीक है, कि बच्चे मेंटली फिजिकली रेडी हो जाए, क्लास में आ जाए, मेंटली कहीं और ना चल रहे हैं, वो इंगेज हो जाए, उसके बाद आपको लर्निंग करवानी है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सिर्फ बच्चों पे नहीं, आप पे भी, हम पे भी, सब पे लागू होता है कि अगर इंसान कुछ लर्न कर रहा है ना, पहले तो उसको रेडी होना पड़ेगा वो चीज़ लर्न करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस करने से ही तो हमें सारी चीज़ें याद होती हैं, लर्न होती है, राइट। तो लर्निंग में तो प्रैक्टिस आएगा ही। जब तक आप किसी चीज़ को रिपीट नहीं करोगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो वो लर्निंग कैसे होगी। तो इसलिए यहाँ पे कहा है कि रिपीटेशन स्ट्रेंथन्स लर्निंग की। जब जितना आप रिपीट करोगे, बार बार उसे करोगे, आप ड्राइविंग कर रही हो, जब आप कोई स्कूटी सीख रहे हो, कार सीख रहे हो, अगर आप जब तक आप उसको रिपीट नहीं करोगे, डेली यूज़ पर उसे चलाओगे नहीं, तब तक वो आपको आएगी नहीं, आप उसे सीख ही नहीं पाओगे, लर्निंग हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ अफेक्ट, यानी कि ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि जैसे हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देते हैं, ठीक है, कि आप बच्चे ने कुछ अच्छा किया, नंबर अच्छा लाया, बिहेवियर उसने कुछ अच्छा किया, ठीक है, तो आपने उसे गुड, वेरी गुड बोला, या फिर क्लैपिंग करवाई सब सारे बच्चों से उसके लिए, या बैच वगैरह दे दिया, स्टार दे दिया उसको। तो इससे क्या बूस्ट होगा बच्चे की लर्निंग स्किल्स, साथ ही में बच्चा मोटिवेट होगा कि हाँ मुझे लर्न करना है भाई, क्योंकि मुझे तो रेनफोर्समेंट मिल रहा है। और ये बच्चों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है कि अगर हम ये ध्यान में रखेंगे कि हमें कुछ लर्न करना है और हमने लर्न कर लिया बहुत मुश्किलों से, प्रैक्टिस कर करके, अपने आप को रेडी कर करके, तो अपने आप को एक रेनफोर्समेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। और यही कहता है लॉ ऑफ अफेक्शन, ठीक है, कि हमें बच्चों को रेनफोर्समेंट देना चाहिए। और इसके अंदर हम पनिशमेंट भी ऐड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पनिशमेंट से भी, जैसे पहले बिहेवियरिस्ट जो होते थे उनको ये मानना था कि पनिशमेंट से ही बच्चा सीखता है, जब तक उसे पनिश ना करो तब तक उसे समझ नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए कुछ काम कराने के लिए पनिशमेंट भी इसी में ऐड ऑन होता है, ठीक है। तो रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट ये दोनों हमारे लॉ ऑफ अफेक्शन में इफेक्ट में ऐड होंगे, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा, ये कुछ और भी हैं प्रिंसिपल्स, ठीक है, तो ये भी आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो। जैसे कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, अगर लर्निंग करवानी है तो प्रिंसिपल है कि आपको बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट देना है, बच्चों को इंगेज करना है लर्निंग में, ताकि सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएँ और सारे बच्चे लर्न कर पाएँ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे की स्पीड, स्टाइल लर्निंग की अलग है, तो उसे आपको समझना होगा और साथ ही में एक्सेप्ट करना होगा जैसा बच्चा है और उसके अकॉर्डिंग उसको सिखाना होगा, ठीक है। मोटिवेशन, यानी कि बच्चे को मोटिवेट करते रहिए एक्सटर्नली इंटरनली, कि बच्चा सीखे और सीखे, उसको रेनफोर्समेंट दीजिए, उसकी तारीफ़ करिए, उसने अगर कुछ अच्छा किया है तो उस पर क्लैपिंग करवाइए, ताकि बच्चा मोटिवेट हो लर्न करने के लिए और अच्छा करने के लिए आगे, ठीक है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, कि आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि लर्निंग में क्या क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कुछ थ्योरीज हैं बहुत ही फेमस, और साथ ही में ये आपके एग्जाम में भी आती हैं, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अगर समझना है तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देख लेना और ध्यान से समझना, लिख लो अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे लिखना हो लिख लो कि क्या होता है। पहली थ्योरी है हमारी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। थॉर्नडाइक के बारे में एक चीज़ ध्यान रखना कि थॉर्नडाइक जो है वो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी कहलाते हैं। क्यों इनको फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कहते हैं? क्योंकि थॉर्नडाइक ही एक ऐसे थे जिन्होंने सबसे पहले एजुकेशन में रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट को यूज़ किया था, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने साइकोलॉजी को एजुकेशन से जोड़ा था, ठीक है। ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज आपको बताना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं इनकी थ्योरी में कहा क्या गया है। देखो ट्रायल एंड एरर थ्योरी, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ट्राई करो फिर एरर गलती हो जाए, फिर ट्राई करो फिर गलती हो जाए, तो क्या होगा लास्ट में, क्या होगा, आपको वो चीज़ आ जाएगी, राइट। तो यही है, ये सिंपल सा, यही बहुत ही सिंपल है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कैट पे, कैट को एक पिंजड़े में डाल दिया था, ठीक है, तो वहाँ पर उन्होंने एक लेवर रखा था, जहाँ जिस लेवर को अगर वो प्रेस करती है कैट, तो वो जो डोर है वो खुल जाता है और उसको वो खाना मिल जाता है। अब बिल्ली को खाना चाहिए था, अब बिल्ली इधर उधर हाथ पैर मारती है और उसके बाद जब गलती से उसका हाथ लग जाता है उस लेवर पर, अपने आप अचानक से गेट खुल जाता है और वो बाहर आती है और उसके बाद खाना खाती है। एक दो बार ऐसे ही किया थॉर्नडाइक ने, बार बार बिल्ली को रख रहे हैं, बिल्ली इधर हाथ पैर मार रही है, उसको पता है कि कहीं ना कहीं से खुल जाना। फिर बिल्ली ने भी नोटिस करना स्टार्ट किया कि ये इस चीज़ में जब मैं पैर मार रही हूँ, जब मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ तो गेट खुल जा रहा है। फिर बिल्ली को पता चल गया, कुछ ट्रायल एंड एरर ट्राई कर करके बिल्ली को पता चल गया कि जब इस पर हम पैर मारेंगे तो गेट अपने आप खुल जाएगा और वो आराम से खाना खा लेगी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट के बाद ही इन्होंने, थॉर्नडाइक ने, ये थ्योरी निकाली, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है। तो इस थ्योरी में यही कहा गया है कि आप लर्निंग कैसे करते हो, ट्राई करते हो, आप फेल हो जाते हो, फिर ट्राई करते हो, फिर फेल हो जाते हो, बट ट्राई एंड एरर के बाद आप क्या करते हो, आपको बहुत सारी सीख मिलती है, आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है और आपके पास लास्ट में करेक्ट वे मिल जाता है कि हाँ ये करेक्ट मेथड है, ये मुझे सोल्यूशन मिल गया, ठीक है। यही बताते हैं, एग्जाम्पल के लिए भी यही है।
बच्चा जब नए टॉयज़ को लेता है, खरीदता है, तो उसे पता नहीं होता इस टॉय को यूज़ कैसे करना है, कुछ ना कुछ करता है, ट्राई एरर करता रहता है, फिर लास्ट में सीख जाता है कि अच्छा इस टॉय को तो इस तरह खेलना होता है। ठीक है, तो यही बात है यहाँ पे कही गई है। ओके, क्लासरूम इम्प्लीकेशन की बात करें तो इसमें यही है कि बच्चों को टाइम दो एक्सप्लोर करने का, क्योंकि बच्चा पहले ट्राई करेगा ना। अब सबको तो सब कुछ नहीं पता रहता और बच्चे हैं तो पहले ट्राई करने का मौका दो। कोई बात नहीं, गलती कर रहा है एक्सेप्ट करो भाई, गलती तो सबसे होती है, उनको मौका दो, एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यही हमको बताता है ये थ्योरी कि क्लासरूम में बच्चों को टाइम दो कि वो एक्सप्लोर करे, ट्राई एरर करे। ठीक है, और अलाउ करो सभी मिस्टेक्स को कि हाँ भाई लड़का बच्चा जो है वो मिस्टेक कर रहा है, करने दो, कोई बात नहीं, उसको वो धीरे धीरे सीख जाएगा और आप उसकी मदद करो एज अ फैसिलिटेटर। ओके, और लास्ट में वो लर्न कर लेगा, वो सीख लेगा। ठीक है, तो यही हमारे क्लासरूम इम्प्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये वाला थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दी गई थी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे, जो है कंडीशनिंग थ्योरी। ये दो थ्योरीज हैं, दो हमारे जो बिहेवियरिस्ट हैं उन्होंने दी गई है। ठीक है, कि ये सब बिहेवियरिस्ट ही हैं, ये सब पनिशमेंट की बात करते हैं, ये सब बात करती है कि जो बच्चा है वो खाली दिमाग का है, उसमें कुछ पहले से है नहीं। ठीक है, बच्चा खुद करके कुछ नहीं सीख सकता, हम ही सिखाएंगे उसको, ये बिहेवियरिस्ट का मानना है। तो ये तीनों ही बिहेवियरिस्ट है, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरीज है, एक एक करके हम दोनों थ्योरीज को पढ़ते हैं। कंडीशनिंग की दो थ्योरीज है, दो अलग अलग पर्सन ने दी है। पहला है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि इवान पावलोव ने दी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने किया था एक्सपेरिमेंट डॉग पे। उन्होंने पहले क्या किया, डॉग को खाना दिया तो उसका सलाइवा आया। ठीक है, फिर उन्होंने बेल बजाया, कोई सलाइवा नहीं आया। फिर उन्होंने कंडीशन किया डॉग को, कंडीशनिंग की डॉग की कि जब जब बेल बजेगा तब तब उसे खाना दिया, और उस कुत्ते को पता चल गया कि जब जब बेल बजेगा तब तब खाना मिलेगा। तो जब जब बेल बजा उसका सलाइवा ऑटोमेटिकली आने लगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये कंडीशनिंग होता है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेल बजाया, खाना नहीं दिया, सलाइवा आया, फिर बेल बजाया, खाना नहीं दिया, बहुत बार ऐसा किया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, सलाइवा अपने बंद हो गया ना, क्योंकि उसे पता चल गया बेल बजने से सलाइवा नहीं आएगा। ठीक है, फिर उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर से बेल बजाया, खाना दिया, बेल बजाया, खाना दिया, तो फिर से स्टार्ट हो गया कि जब जब बेल की आवाज़ सुनने लगा तो सलाइवा आने लगा। तो ये बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें पता चला कि कंडीशनिंग, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, पावलोव यही बोल रहे हैं कि कंडीशन हो सकते हैं बच्चे, अगर ह्यूमंस और एनिमल सेम ही है। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस और एनिमल दोनों ही कंडीशनिंग हो सकते हैं। तो ये यही कहते हैं कि लर्निंग बाय एसोसिएटिंग अ स्टिमुलस विद अ रिस्पॉन्स, कि कोई भी स्टिमुलस देंगे ना, कोई भी स्टिमुलस हो गया हमारा बेल, अगर वो देंगे, बेल बजाएंगे तो उसका रिस्पॉन्स आएगा, सलाइवा आएगा, उसको भूख लगने लगेगी। ठीक है, तो यही बात है कि बच्चों में भी यही करना है कि आपको एक, जैसे बच्चे ने कुछ अच्छा किया, अच्छे नंबर लाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसको उसकी तारीफ करना है, उसको स्टार देना है। ठीक है, उसके लिए क्लैपिंग करवानी है। तो ये क्या हो गया, बच्चा ना कंडीशन हो जाएगा। ऐसा ये कहते हैं कि बच्चा कंडीशन हो जाएगा कि अच्छे काम करेंगे तो हमें तारीफ मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा, और बुरे काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो जब बुरा बुरा काम करे बच्चा, कि मार्क्स कम आए, बच्चे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, किसी की चीज़ चुरा रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट दो। ठीक है, फिजिकल पनिशमेंट दो, ऐसा ही कहते हैं। ठीक है, तो यही बात है, कंडीशनिंग में यही कहा गया। और क्लासरूम एप्लीकेशन में हम इनकी अच्छी चीज़ें ये ले सकते हैं कि टीचर्स जो है अपने वॉइस के थ्रू, गेस्चर्स के थ्रू, ठीक है, और साथ ही साथ में बच्चों को इंकरेज करे कि वो पॉजिटिव बिहेवियर करे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। ठीक है, तो ये हम ले सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि BF स्किनर ने दी है। ठीक है, तो इन्होंने, ये भी एक बिहेवियरिस्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ये भी यही बोलते हैं कि बच्चा खाली दिमाग के साथ आता है। ठीक है, हम जैसे जैसे उसको कंडीशन करेंगे वो वैसे कंडीशन हो जाए, बट इनका थोड़ा सा अलग था। इन्होंने क्या बताया, रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बताया कि रेनफोर्समेंट यानी कि कुछ बच्चे को अच्छी चीज़ देना। ठीक है, पनिशमेंट मतलब कुछ बुरी चीज़ देना। ठीक है, रेनफोर्समेंट अगर हम देंगे तो बच्चे का बिहेवियर बढ़ेगा, और पनिशमेंट देंगे तो बच्चे का बिहेवियर कम होगा। तो इसमें इन्होंने 2 टाइप्स बताए हैं, दोनों के ही, रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट और नेगेटिव रेनफोर्समेंट। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट में उन्होंने बताया कि बच्चे ने अगर अच्छे मार्क्स लाया है, कुछ अच्छा बिहेवियर किया है, तो बच्चे को रिवॉर्ड दो। फॉर एग्जाम्पल, आपने फ़ोन दे दिया, उसको साइकिल दिलवा दी कि देखिए कि तुमने बहुत अच्छा मार्क्स लाया, इस बार तो तुमने ये लो साइकिल। अब वो क्या करता है, वो नेक्स्ट टाइम से बहुत कम मार्क्स ला रहा है, उसको पढ़ नहीं रहा है, दिन भर साइकिल या फ़ोन में ही लगा रहा है, तो आप क्या करोगे, नेगेटिव रेनफोर्समेंट, उससे वो चीज़ ले लोगे कि जब तुम अच्छे नंबर लाओगे तो वापस मिलेगा। तो फिर से वो क्या कहता है, वापस अच्छे नंबर लाना स्टार्ट कर देता है, अच्छा बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, तो वापस से वो दे देते हो। ठीक है, तो वो कंडीशन हो रहा है। ठीक है, वो उसको पता चल रहा है अच्छा ये करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगी, नहीं करेंगे तो छीन ली जाएगी। फिर क्या होता है, पनिशमेंट। ये भी एक तरीका है बिहेवियर को चेंज करने के लिए। इसमें क्या होता है, बिहेवियर को स्टॉप करना चाहते हो। ठीक है, रेनफोर्समेंट में आप बिहेवियर इंक्रीज करना चाहते हो कि हाँ ये बिहेवियर अच्छा है, इसको इंक्रीज करो, या तो कुछ दे के करवाते हो, या तो कुछ लेके करवाते हो। पनिशमेंट में क्या होता है, आप बिहेवियर को डिक्रीज करना चाहते हो। अब या तो तुम चाटा वाटा लेके करो, ठीक है, यानी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है इसमें, फिजिकली आपने थप्पड़ वप्पड़ मार दिया या कुछ कर दिया, ठीक है, या कोई एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया, ठीक है, या फिर बोल दिया कि टीवी नहीं देखना तुमको, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो ये पॉजिटिव होता है। यानी उसको कुछ ऐसा दिया जो उसको नहीं चाहिए था। ठीक है, तो वो पॉजिटिव हमारे पनिशमेंट होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट, कि आपका कि बच्चा वो बिहेवियर करना छोड़ दे। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव हमारा पनिशमेंट। इसमें भी ये है कि उससे फ़ोन छीन लेना, ठीक है, कुछ ले लेना। पॉजिटिव पनिशमेंट में कुछ देते हो आप, या तो थप्पड़ दे देते हो, ठीक है, या तो फिर उसको एक्स्ट्रा होमवर्क दे देते हो। ठीक है, पर जो नेगेटिव वाले में होता है, नेगेटिव पनिशमेंट, उसमें आप ले लेते हो, उसको फ़ोन वगैरह सब ले लिया, उसकी साइकिल ले ली, ठीक है,
उसके सारे टॉयज़ ले लिए। अब बोल रहे हो कि जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे, पूरे साल अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो यही आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, बाकी इसको एक्सप्लेन कर देना इसी तरीके से थोड़ा सा, ठीक है। बाकी इस तरह आप इसको एक टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है, चार्ट फॉर्म में, फ्लो चार्ट की तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। तो स्किनर यही कहते हैं। लास्ट में स्किनर ये बताते हैं कि रेनफोर्समेंट तो बहुत बढ़िया है, आप पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दो या नेगेटिव रेनफोर्समेंट दो, कोई चीज़ दे दो या कुछ ले लो, ठीक है, तो बच्चा बिहेवियर को इंक्रीज करता है, अच्छा जो बिहेवियर है उसको इंक्रीज करता है। बट पनिशमेंट उन्होंने देखा है द लास्ट कि पनिशमेंट ना काम नहीं करता है इतना। बच्चा क्या होता है लास्ट में, बच्चा क्या ढीठ हो जाता है, उसको हाँ मार लो क्या कर सकते हो, ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है पनिशमेंट का, इसलिए आज के टाइम पे भी पनिशमेंट को मना कर दिया ऑफिशियली कि पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। बच्चे को मेंटली फिजिकली तो ट्रॉमा होता ही है, साथ में बच्चा गलत रास्ते में चले जाता है। तो लास्ट में स्किनर ने ये भी मेंशन किया था, इसलिए रेनफोर्समेंट अच्छा है स्किनर द्वारा और पनिशमेंट अच्छा नहीं है, इसके बैड इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये है स्किनर का एक्सपेरिमेंट। ऑफकोर्स ये सब थ्योरी कैसे निकलती है, एक्सपेरिमेंट से निकलती है। अब ह्यूमन पे तो करेंगे नहीं ना, इसलिए एनिमल्स पे करते हैं, ठीक है। स्किनर ने भी ऐसे किया था, एक चूहे को रख दिया था पिंजरे में और वहाँ पे ऐसे एक लेवर रख दिया था कि जिस लेवर को नीचे करोगे तो खाना मिलेगा। तो ऐसे चूहा क्या करने लगा कि भाई बार बार लेवर नीचे कर रहा, बहुत सारा खाना ले रहा और इधर उधर कर रहा, खा रहा पी रहा आराम से। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक इलेक्ट्रिक करंट देने लगे कि जब चूहा बार बार खाना ले रहा है, एक बार मिल गया एक टाइम का तो बार बार ले, तो इलेक्ट्रिक करंट मिला तो चूहे को पता चल रहा अच्छा ये टाइम नहीं हुआ। तो इसी तरह उन्होंने चूहे को भी कंडीशन किया, ठीक है। तो उसको पता चल गया अच्छा कि रेड लाइट है ग्रीन लाइट है, जब ग्रीन लाइट हो तभी लेवल नीचे करना है, तब हमें मिलेगा खाना, ठीक है। तो ये ऐसे था। बाकी ये डायग्राम इतना नहीं पूछता, आपसे यही पूछता है कि थ्योरी में कहा क्या है स्किनर ने। तो स्किनर ने यही कहा है कि रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में कहा है स्किनर ने, ठीक है। तो इसमें ये बताया गया कि बिहेवियर को सीखा जा सकता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू चेंज भी किया जा सकता है, ये बताया है हमारे स्किनर ने, ठीक है। और पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाता है कि अच्छा बिहेवियर किया तो रिवॉर्ड दीजिए उसको, नेगेटिव किया है तो उसको आप पनिशमेंट दे सकते हैं, ऐसा बोला गया, ठीक है। और क्लासरूम में आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने बोल दिया गुड जॉब, वाह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है, सब बच्चे क्लैपिंग करो इसके लिए, ये लो स्टार, आपने इस पूरे मंथ में बहुत अच्छा बिहेव किया, नंबर मार्क्स अच्छे लाए आप एकेडमिक में और साथ में कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी। तो आज का जो हमारा स्टूडेंट है जिसे स्टार मिलेगा वो ये है। तो उससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा कि वाह मुझे मिल रहा है, बच्चे को रेनफोर्समेंट मिल रहा है, बच्चा मोटिवेट हो रहा है, साथ ही में अपने बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, नेक्स्ट मंथ भी चाहेगा कि ये स्टार मेरे को ही मिले, तो वो अपने बिहेवियर को इंक्रीज करेगा। तो ऐसे हम इस थ्योरी को क्लासरूम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थ्योरी खत्म होती है। अब नेक्स्ट है हमारी और लास्ट थ्योरी है इनसाइट थ्योरी। इनसाइट थ्योरी के बारे में आपको पता होगा या आपने क्लास में देखा होगा, ठीक है। तो ये थ्योरी दी गई है हमारे वॉल्फगन कोहलर ने, हमें कोहलर सामने दी है इनसाइट थ्योरी। देखो इनसाइट थ्योरी से आपको कुछ समझ में आ रहा है, इनसाइट मिल रहा है, ठीक है, यानी कि तो इनसाइट का मीनिंग होता है सडन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। किसी भी चीज़ का अचानक से सॉल्यूशन समझ आ जाता है ना, कि आपने ये चीज़ देखी और आपको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, आपने थोड़ा सोचा, ठीक है, आपका प्रीवियस नॉलेज था कुछ आपके पास और नया यहाँ पे न्यू प्रॉब्लम आ गया, तो आपने उससे कनेक्ट किया, सोचा और अचानक से आपको आइडिया, ओहो मुझे आइडिया आ गया, मैं इसको कर सकता हूँ, ठीक है। वो क्या होता है, वो होता है इनसाइट। अचानक से आइडिया ना, बिना किसी ट्रायल एंड एरर के, कोई ट्रायल एरर नहीं किया आपने, ठीक है, अचानक से आइडिया आ जाना, ठीक है, सडन आइडिया आ जाना, इस प्रॉब्लम की सॉल्यूशन मिल जाना, ठीक है, इसी को कहते हैं इनसाइट थ्योरी। इसमें क्या कहा है, इसमें देखो, इसमें सबसे पहले तो देख लो कि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया था चिंपांजी पे, ठीक है। इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें था कि एक केज में एक बॉक्स के अंदर, एक रूम के अंदर क्या कर दिया था कि चिंपांजी को रख दिया था, ऊपर एक बनाना का बंच ऑफ जो बनाना है उसको ऊपर से लटका दिया गया था, बट वो चिंपांजी की हाइट से बहुत ऊंचा, डबल ट्रिपल था, ठीक है। अब चिंपांजी को भूख लगी, अब वो चाहता था वो कैसे लूँ मैं इस बनाना को, तो उसने क्या किया, उसने सबसे पहले देखा कि आसपास है क्या, ठीक है। आसपास उसने देखा कि यहाँ पे कुछ स्टिक्स रखी हैं, कुछ बॉक्सेस रखे हैं, ठीक है, कुछ पत्थर वत्थर हैं और कुछ ऐसे घास वास हैं, ठीक है। फिर उसने देखा कि मैं कैसे ले सकता हूँ, उसने ट्राई किया कि मैं उस बनाना को कैसे लूँ, तो उसने देखा कि वहाँ पे स्टिक है, तो उसने स्टिक से बनाना लेने की कोशिश की, बट वो नहीं ले पाई क्योंकि वो बहुत ऊंचा था। उसने देखा एक और स्टिक है, उसने दूसरे स्टिक को जोड़ दिया पहले स्टिक से और उसे स्टिक को लंबा कर दिया, बट तब भी वो नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने देखा कि मुझे अपनी हाइट बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उसने क्या किया, उसने एक बॉक्स रखा ताकि वो पहुंच पाए बनाना तक, बट उस बॉक्स से भी वो नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने एक और बॉक्स रखा, उसने सोचा एक और बॉक्स रखूँगा शायद मैं और ऊंचा हो जाऊँ, बट 2 बॉक्स के बाद भी वो नहीं पहुंच पा रहा था। फिर उसने देखा कि वहाँ पे तो एक और बॉक्स रखा है, फिर जब उसने एक और बॉक्स रखा और उस पर चढ़ा, तब उसके बाद उसको वो बनाना मिल गया। तो इसी को कहते हैं कि थ्योरी ऑफ इनसाइट। देखो इसमें क्या किया, पहले क्या किया, चिंपांजी ने बैठा, उसने देखा कि उसको क्या चाहिए, उसको बनाना चाहिए, यानी कि चिंपांजी ने होल सिचुएशन देखी, पूरी सिचुएशन देखी, सिर्फ पार्ट नहीं देखा कि मुझे बनाना चाहिए, मैं कूद के ट्रायल एंड एरर कर करके कूद के कभी ना कभी तो मैं पहुंच ही जाऊंगा इतना ऊपर, नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसने बैठा, सोचा, समझा, अपनी प्रीवियस नॉलेज लगाई, क्या क्या कर सकता है, आसपास क्या चीज़ें सब देखा, फिर क्विक सडनली उसको एक इंसाइट आया, एक थॉट आया कि अरे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, स्टिक से कर सकता हूँ, अच्छा तो मैं इसको अंदर में क्या कर सकता हूँ, मैं बॉक्स लगा सकता हूँ, मैं एक और बॉक्स लगा सकता हूँ, मैं एक और बॉक्स लगा सकता हूँ, लो भाई मिल गया मुझे सॉल्यूशन। तो यही थी थ्योरी।
कॉलर यही बताना चाह रहे थे कि कभी कभी हम सॉल्यूशन करते हैं ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन, तो वो हमारे इंसाइट से ही आ जाता है, बस उसको क्या करना होता है, हमें ध्यान से समझना समझना होता है और होल सिचुएशन को। इनका फोकस था कि लर्नर सी द होल सिचुएशन, ठीक है, कि जो लर्नर है, बच्चा है, कोई भी है, वो पूरी सिचुएशन को देखे, ठीक है, उसके बाद एक स्मार्ट सॉल्यूशन फाइंड करे, ठीक है, क्योंकि पार्ट देखने में नहीं, पार्ट्स अगर आप देख रहे हो, समझ रहे हो, उससे आप नहीं समझ पाओगे। तो यही थी इनकी थ्योरी, ठीक है, कि कैसे हम लोग अपने इंसाइट से भी कभी कभी बहुत से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एक सडन आंसर के थ्रू, ठीक है। जिसमें इन्होंने यही बताया कि लर्निंग बाय सडन रियलाइजेशन और डीप अंडरस्टैंडिंग, की सडनली आपको आइडिया आया कि हम इसको ऐसा कर सकते हैं, तो आहा मोमेंट होता है ना, तो यही उन्होंने बताया। एग्जाम्पल एक था हमारे मंकी के बॉक्स वाला, ठीक है, इसमें उसने ने क्या डायरेक्ट सोल्यूशन निकाला। अब कुछ देख रहे थे क्लास में कैसे यूज़ कर सकते हैं, देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरी और बहुत यूजफुल है क्लासरूम में। देखो क्लासरूम में आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे सकते हो इसी तरीके के, कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम दी है और उसके आसपास कुछ सॉल्यूशन भी रख दिए कि बच्चा अगर उनको जोड़ेगा तो उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो ये कर सकते हो, ठीक है। इससे बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग इंप्रूव होगी, ठीक है, ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगी, ठीक है, बच्चा रोट लर्निंग है जो रट्टाफिकेशन से दूर जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, इससे बच्चे को होल कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि होल कंसेप्ट देखना होता है। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो ये नहीं देखो प्रॉब्लम आ गई, ये देखो कि होल कंसेप्ट हुआ क्या था, प्रॉब्लम कैसे आई और कैसे जा सकती है, पार्ट में देखो, एक ही पार्ट पे मत अटके रहो, ठीक है। तो ये भी बताया था क्लासरूम इम्प्लीकेशन हो सकता है, साथ ही में रियल लाइफ एग्जांपल्स, ओपन एंडेड क्वेश्चंस कर सकते हो, और हमारे इन्वायरमेंट जो हमारा बच्चों का स्कूल इन्वायरमेंट है उसको स्ट्रेस फ्री रखो, एंगेजिंग रखो, तो हो सकता है ये हमारे क्लासरूम इम्प्लीकेशंस हो गए, यूज हो गए, ठीक है। तो ऐसे आप लिख देना। आई होप आपको ये तीनों चारों जितने भी थ्योरीज थे ये अच्छे से समझ आ गया होगा बिना किसी प्रॉब्लम की, ठीक है। और ये जो हमारी जो नोट्स हैं, ये नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, डोंट वरी, इससे आप अच्छे से पढ़ लेना, आप हैंड रिटन नोट्स भी बना लेना ये वीडियो चला के, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। ये नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, ठीक है, अभी तो आधा हुआ है, आधा भी बाकी है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं इसको। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या होता है, आप क्या समझते हो इंटेलिजेंस से, मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या समझते हो, पढ़ने से पहले आप क्या समझते हो इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, तो मुझे बताना, ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है। आप कुछ लिख सकते हो, इंटेलिजेंस इंटेंजिबल होता है, वो दिखता नहीं है पर होता है, ठीक है, आप लिख सकते हो, हम तो पहले ये सोचते थे, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डेफिनेशन की। तो इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। इंटेलिजेंस एक एबिलिटी है, ठीक है, हाँ वो दिखती नहीं है, हाँ हम उसे टच नहीं कर सकते, हाँ हम उसको कभी भी ऐसे मेजर नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। इंटेलिजेंस को आप कभी मेजर नहीं कर सकते। कोई बोलते हैं ना कि आप इतने लेवल के इंटेलिजेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये उस सामने को बोल देना कि आप नहीं मेजर कर सकते इंटेलिजेंस को, ठीक है, क्योंकि हमारा ब्रेन अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स है, जिसको साइंटिस्ट ने नहीं जाना है क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसलिए। तो इंटेलिजेंस एक एबिलिटी होती है जिससे आप नई नई चीज़ें समझ सकते हो, लर्न कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, कुछ नए थ्योरीज बना सकते हो, कोई नई चीज़ें बना सकते हो, कोई लैपटॉप वगैरह कैसे बने, सब इलेक्ट्रिक चीज़ें कैसे बनी, तो ये सब क्या इंटेलिजेंस, कोई नई चीज़ें सीखी, समझी, सोचा, ठीक है, तो यही होता है इंटेलिजेंस। तो डिफाइन करना हो तो डेफिनेशन में ही लिख देना कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, अंडरस्टैंड, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है नेचर ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का नेचर क्या है, इनेट प्लस डेवलप्ड, यानी कि कुछ पार्ट्स बर्थ से ही होते हैं, कुछ इन्वायरमेंट से बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप बाय बर्थ किसी चीज़ में बहुत अच्छे हो सकते हो। बाय बर्थ आपने ड्राइंग करनी स्टार्ट करी, आपने कभी ड्राइंग नहीं की, बट आपको कलर वगैरह मिला, आपको लगा कि इस चीज़ को मैं बना सकता हूँ इन कलरों के थ्रू, तो आपने बहुत अच्छी ड्राइंग की, और लास्ट में क्या पता चला कि आप तो बाय बर्थ ही बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, ठीक है। फिर आपने इन्वायरमेंट में गए, स्कूल गए, कॉलेज गए, तो आपने अपनी एबिलिटी इंप्रूव की सिंगिंग की, ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट के थ्रू हुआ, ठीक है, क्योंकि आपको लगा कि आपको सिंगिंग करना चाहिए, आपको सीखना है, तो इन्वायरमेंट के थ्रू करना है। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस ये ही है, इनेट प्लस डेवलप। इंटेलिजेंस पहले से हो सकता, इनेट होना हमारे अंदर पहले से हो सकता है, इनेट हो सकता है, और साथ ही में इंटेलिजेंस डेवलप भी किया जा सकता है। तो इंटेलिजेंस यही है, इंटेलिजेंस का नेचर यही है कि वो पहले से भी हो सकता है, उसे डेवलप भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंटेलिजेंस में आता है मल्टी डायमेंशनल, हो सकते हो आप अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट। आपके अंदर सिर्फ एक इंटेलिजेंस नहीं है, ये किसी को भी नहीं समझना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। कोई भी इंसान सिर्फ एक लेवल पे, एक फील्ड में इंटेलिजेंट है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में, कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड में इंटेलिजेंस हो सकता है, इंटेलिजेंट हो सकता है, और आप हो भी, हम भी हैं, राइट। आप लॉजिकली इंटेलिजेंट, आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, आप मैथ्स में बहुत अच्छा कर पाते हो परफॉर्म। आप इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो, यानी आप अपने इमोशन को मैनेज कर सकते हो, आपको पता है कब कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना, कैसे इमोशन दिखाने, कैसे नहीं दिखाने, किसके सामने कितना इमोशन दिखाना है, ठीक है। सोशली भी आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, आपको पता है दूसरों से कैसे बात करना है, कैसे नहीं करना है, राइट। आपको अलग अलग चीज़ों में इंटेलिजेंट हो सकते हो, ड्राइंग हो गया, आर्ट हो गया, क्राफ्ट हो गया, ठीक है, कोई परफॉर्मेंस हो गई किसी चीज़ की, अकेडमिक हो सकता है, कोई भी लेवल पे, तो मल्टीपल इंटेलिजेंट हो सकते हो। तो इसलिए इंटेलिजेंस जो है मल्टी डायमेंशनल है, हर जगह फैला हुआ इंटेलिजेंस, और आप भी हो सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ या कॉम्बिनेशन में इंटेलिजेंट, ठीक है। साथ ही में चेंजेबल इंटेलिजेंस कैन बी इम्प्रूव्ड विद टाइम, एफर्ट एंड इन्वायरमेंट,
कि इंटेलिजेंट हुआ, आप चाहते हो कि मैं इस फील्ड में भी इंटेलिजेंट हो जाऊँ, मैं एकेडमिक में तो इंटेलिजेंट हूँ ऐसा आप सोचते हो, पर मैं चाहता हूँ कि मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इंटेलिजेंट हो जाऊँ, मैं क्रिकेट में भी मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, ठीक है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ पाए, तो इसके लिए आप क्या करते हो, टाइम देते हो, ठीक है, आप ट्राई करते हो, आप सीखते हो नई नई चीज़, ठीक है, आप उस इन्वायरमेंट में रहना स्टार्ट करते हो जहाँ पे बहुत सारे जहाँ बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहते हैं, तो फिर आपके अंदर क्या वो इंटेलिजेंस आ जाती है कि आपके अंदर वो इंटेलिजेंस आ जाती है कि अच्छा ऐसे मैं इंटेलिजेंट हो सकता हूँ, ठीक है, आपको पता चल जाता है ठीक है कि मैं अगर ये चीज़ें सीखूँ, इस इन्वायरमेंट में रहूँ, थोड़ा एफर्ट करूँ, टाइम दूँ, तो मैं इस चीज़ में इंटेलिजेंट हो पाऊंगा, ठीक है। तो यही बात है, इंटेलिजेंट का यही नेचर है कि हम किसी भी रूप में इंटेलिजेंट हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं, इंटेलिजेंस को बदला भी जा सकता है, चेंजेबल होता है, ठीक है, ये देखा नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है, इनेट होता है, बाय बर्थ होता है, और साथ ही में डेवलपेबल भी होता है, यानी डेवलप कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। देखो, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है कि एक ही आंसर होगा, एक ही सवाल होगा और कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं हो सकता, यही मान्यता है, यही होगा तो यही होगा, चेंज नहीं हो सकती, हमारी सोच अगर ऐसी ऐसी रहेगी हम चेंज नहीं करेंगे। ये क्या है? कन्वर्जेंट थिंकिंग है। कहते हैं ना लोग, छोटी सोच है क्या तुम्हारी, तुम तो चेंज ही नहीं होना चाहते हो, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग के लोग होते हैं कि हाँ ये चेंज नहीं होना चाहते, ठीक है। इसमें हम और क्या कर सकते हैं, इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक ही करेक्ट आंसर होता है और वही होता है, आप अपने तरफ से कुछ नहीं लिख सकते कि नहीं मैम मैंने तो ये भी देखा था, इसका ये भी आंसर हो सकता है। अगर एप्पल का कलर आपके क्वेश्चन में लिखा है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, उसका सही आंसर है रेड, तो आपको रेडी करना पड़ेगा। अब आप जाके मैम से बोलोगे मैम मैंने तो ग्रीन एप्पल भी देखा है, मेरे घर पर आया था, मैम क्या ये चाटा मार दिया, अरे चलने का रेडी होता है। तो ये क्या है, कन्वर्जन थिंकिंग है। अरे भाई अगर उसने देखा है तो सोचो ना, उसने देखा है, तुम भी पता करोगे हो सकता है। तो यही होता है कि इसमें क्या होता है, एक फोकस्ड थिंकिंग होती है कि यही है, इसी को रट लो, इसी को मान लो, कोई कुछ बोले, अगर तुम्हें कहीं एग्जांपल भी दिख जाए ना कि ये चीज़ गलत है, तुम जो पहले से मानते आ रहे हो, रटते आ रहे हो, वो गलत है, एग्जांपल भी दिख जाए, उसको नजरअंदाज कर दो और इसी को मानते रहो। ये होता है कन्वर्जन थिंकिंग, ठीक है। और ये थिंकिंग कभी भी हमें नहीं डेवलप करनी है बच्चों में, ये ध्यान रखना। अगर कहीं भी क्वेश्चन हो, सीटेट में कहीं भी क्वेश्चन हो, डीएलएड में कहीं भी क्वेश्चन हो, तो इसको तो बिग नो है, इसको तो आपको डेवलप करना ही नहीं है, तो सबसे बेकार थिंकिंग है, ठीक है। तो डेवलप क्या करना है, इसका दूसरा पार्ट वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसको डेवलप करना है। कहीं भी क्वेश्चन आया ना, डीएलएड में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कौन सी थिंकिंग बच्चों में इंप्रूव करनी चाहिए, तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, नहीं, इसमें डायरेक्टली ये पूछा गया है डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ही आ जाता है क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, समझ गए। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बहुत बच्चों ने तो गलत आंसर भी लगा दिया था कि क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी थिंकिंग को इंप्रूव करना चाहिए, कौन सी थिंकिंग अच्छी होती है और आप कैसे क्लासरूम में उसे इंप्रूव करोगे, स्ट्रैटेजी बताओ। पहले तो आपको डिफाइन करना होगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग मैं बता रहा हूँ कि डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे बढ़िया होती है, और आपको डिफाइन कर देना है उसके अंदर, फिर उसको एग्जांपल दे देना है, फिर उसको बताना है कि क्यों अच्छा है, उसके बाद आपको स्ट्रैटेजीज बतानी है कि टीचर्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने क्रिएटिव थिंकिंग कर दिया था कि क्रिएटिव थिंकिंग नहीं, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर ही, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग एक सर्कल है बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे सर्कल है, और छोटे छोटे सर्कल के अंदर क्या लिखा है, क्रिएटिव थिंकिंग लिखा है, एक सर्कल में क्रिटिकल थिंकिंग लिखा है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग लिखा है, ठीक है, समझ आ गया। तो आज आपने ये अच्छे से समझ लिया, जिसको ये अच्छे से समझ आ गया है वो कमेंट करके बता देना कि इसमें मुझे अच्छे से समझ आ गया। और थिंकिंग का जब भी क्वेश्चन होगा डाइवर्जेंट थिंकिंग ही सही आंसर होगा, और ये नहीं कि कभी कभी तो क्रिएटिव हो सकता है, एमसीक्यू में पूछा गया है कि क्रिएटिव दे रखा है तो क्रिएटिव करोगे, ठीक है। तो जिसको अच्छे से समझ में आ गया कमेंट में मेरे को बता दो कि यस मैम आ गया, थम्स अप दे देगा, ठीक है, इमोजी भेज दो कि हाँ मैं आ गया। चलो, तो यही वही है कि इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग में आपको बहुत मौके दिए जाते हैं, आपकी ब्रेन को, बच्चों की ब्रेन जो है उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको इम्प्रूव किया जाता है, उसको उसकी थिंकिंग को इम्प्रूव करा जाता है, माना जाता है। अगर बच्चा कह रहा है कि मैम मैंने रेड मैंगो भी देखा है, तो मानो ना, ठीक है, उसने देखा होगा, कोई बात नहीं, तो बोलो अच्छा बेटा तो आप रेड मैंगो बना दो। ड्राइंग के लिए आपने बोला है, ठीक है, तो सब बच्चे येलो मैंगो बना रहे हैं, बच्चा बोला मैम मैंने तो रेडिश मैंगो भी देखा है, मैंने ना थोड़ा सा ग्रीन मैंगो भी देखा है, तो आप बोलोगे वेरी गुड, आप बना सकते हो, बनाओ। डाइवर्जेंट में यही है, बच्चों को क्रिएटिवली करने दो, जो क्रिएटिव लोग कर रहे हैं, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो दिखा रहे हैं, दिखाने दो उनको मोटिवेट करो कि हाँ बेटा तुम सही हो, बिल्कुल सही हो, ठीक है, तुम पे कोई थोप नहीं रहा, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं हम, आर्ट, राइटिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये देखा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है और कैसे ये इंप्रूव कर सकता है बच्चों की थिंकिंग, और यही हमें एडॉप्ट करनी चाहिए एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग लाइफ में, ठीक है। आगे है स्ट्रेटजीज टू नर्चर डाइवर्जेंट थिंकिंग। यही क्वेश्चन आया था पिछले बार एग्जाम में कि थिंकिंग कौन सी आपको इंप्रूव करनी चाहिए, कौन सी थिंकिंग बेहतर है और इंप्रूव करनी चाहिए बच्चों में, और उसके स्ट्रेटजीज बताओ उस थिंकिंग को। तो यही आपको लिखना था, ओके। बहुत से बच्चों ने गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप गलत नहीं करोगे क्योंकि आपने तो पढ़ लिया। चलो स्ट्रेटजीज देखते हैं। देखो आप क्या कर सकते हो, पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन रखो। आप ये मत बोलो कि आपके पास दो ऑप्शन है, मैंगो या तो येलो होता है या तो ब्लैक होता है, बताओ क्या सही है। बच्चों लगे येलो, नहीं, आपको ऐसा लगना है मैंगो किस किस कलर के होते हैं और आपने किस किस कलर के देखे हैं, वो बताएंगे ना कि हाँ मैम मैंने तो येलो देखे हैं, मैंने तो रेड भी देखा है, हल्का सा रेड होता है, मैम मैंने तो एकदम ग्रीन देखा है, कोई बोलेगा मैम मैंने तो मिक्स कलर में देखा है।
इससे ये जो क्वेश्चन है ना, ओपन एंडिंग क्वेश्चन, यानी कि ओपनली आपने बोल दिया, अब तुम अपना एक्सप्लेन करो बेटा, तुम्हें जो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं क्रिएट करी है, तुम बताओ। तो इससे क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग इंप्रूव होगी बच्चों में, ठीक है। साथ ही में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस, जिसमें बच्चा अपने दिमाग का बहुत यूज़ करे, वो अलग अलग टाइप से थिंकिंग करना स्टार्ट करे, ठीक है। प्रमोट कर सकते हैं क्रिएटिव आर्ट, ड्रामा, रोल प्ले, बच्चा अपने इमोशंस को डिफरेंट टाइप से दिखा रहा है, ड्रामा करते समय, रोल प्ले करते समय, क्रिएटिवली आर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर आपने बोला कि कोई सीनरी बनाओ, बच्चे ने बहुत ही अलग तरीके से सीनरी बनाई, जो उसने देखा हो, कभी जाना हो, या फिर जो उसे इमेजिन कर रहा हो, ठीक है। तो ऐसे आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग इस तरह प्रमोट करने हैं। और स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं, अवॉइड टू मच रोट लर्निंग, बच्चों को रटाफिकेशन करना बंद करो, उनको रटाओ मत कि बच्चे ये रट लो, नहीं, इससे बच्चा डाइवर्जेंट थिंकिंग तो नहीं सीखेगा, हालांकि वो सीख लेगा कन्वर्जन थिंकिंग कि अच्छा ये तो रट लिया, अब तो यही होना है, नहीं ऐसा नहीं, ठीक। साथ ही में अलाउ करो कि बच्चा अपना एक चॉइस रख पाए कि मैम मुझे ना ये लगता है, बच्चों को ये अलाउ करो, ठीक है। उनको फ्रीडम दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने का, अपनी बात रखने का। तो इससे क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। अगर कभी आप सोच रहे हो कि चलो ये वाली एक्टिविटी करते हैं, फिर बच्चा कहते हैं मैम ये नहीं, आज दूसरी वाली एक्टिविटी करते हैं, ये वाली एक्टिविटी ना ज़्यादा फनी होती है और इसमें ना सबको मज़ा आता है। तो आप क्या करोगे कि हाँ बेटा बिल्कुल हम आज दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चा मोटिवेट होगा, उसे फ्रीडम मिलेगी और नेक्स्ट टाइम वो और अलग अलग तरह की एक्टिविटी सोच के आएगा, समझ रहे हो। तो ये आपकी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। आप अपनी तरफ से भी बहुत सारे ऐड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम भी डाइवर्जेंट थिंकिंग पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम्स भी ऐसे होते हैं कि आप अपने विचार रखो ऐसे करके, ठीक है। इसी में इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो पेपर में आता ही आता है, एग्जाम्स में आता ही आता है, आपके सीटेट में, डीएलएड में, किसी भी टाइप के एग्जाम्स में, मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो कि दी गई है होवर्ड गार्डनर के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस में, ठीक है, क्योंकि इसमें होवर्ड गार्डनर बताते हैं कि बच्चे किस तरह अलग अलग वे में अलग हैं, उनकी इंटेलिजेंस जो है वो अलग है। ये नहीं कि हाँ आपने आईक्यू टेस्ट कर लिया, जिसका आईक्यू में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए वही इंटेलिजेंट है, बाकी सब बुद्धू हैं, नहीं, ऐसा नहीं। इन्होंने बताया कि जो लोग हैं, जो ह्यूमंस हैं, जो बच्चे हैं, वो सब अलग अलग तरीके से अलग हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड में इंटेलिजेंट है, ये बताते हैं ये, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इनकी थ्योरी। इन्होंने टोटल, मैं आपको बता दूँ, टोटल 8 बताए हैं इंटेलिजेंट। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एक एक करके हम फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। पहला है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। आपको पता चल रहा है लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज, भाषा। जो लोग लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, भाषा बोलने में बहुत अच्छे हैं, स्पष्ट रूप से भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज़ कर पाते हैं स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग में, तो वो क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट लोग हैं, ठीक है। जो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पोएट हो गए, हमारे ऑथर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, स्पीकर्स, टीचर्स भी, ठीक है। और मैंने भी कहा था ना कि इंटेलिजेंट लोग में सिर्फ एक तरह की इंटेलिजेंस नहीं होती है, उनमें बहुत सारी इंटेलिजेंस हो सकती है। एक इंसान में 4 से 5 इंटेलिजेंस हो सकती है, 1 2 भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, सभी हो सकती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। उसके बाद है सेकंड लॉजिकल यानी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जो बच्चे मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथमेटिक्स की, जैसे हमारे साइंटिस्ट हो गए, इंजीनियर हो गए, अकाउंटेंट हो गए, रिसर्चर हो गए, ओके, जो रीजनिंग वगैरह एनालिटिक्स में बहुत अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्पेक्शल इंटेलिजेंट, यानी कि वो लोग जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें होती हैं उसमें बहुत अच्छे होते हैं। जैसे कि हाथ से कुछ लोग ना मटके वगैरह बनाते हैं, ठीक है, क्राफ्ट वगैरह करते हैं, आर्टिस्ट हो गए, हमारे आर्किटेक्ट्स हो गए, ग्राफिक डिजाइनर्स हो गए, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, ये सब क्या है, इन सब की क्रिएटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ये सोच पाते हैं कि अच्छा इस कलर को इस कलर से ब्लेंड करेंगे तो बहुत सुंदर कलर आएगा, ये चीज़ यहाँ होगी तो बहुत अच्छा लगेगा, इस रूम में ये चीज़ें लगानी चाहिए, इस स्पेस का ऐसे हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या एबिलिटी टू विजुअलाइज एंड क्रिएट मेंटल इमेजेस, कि इनको समझ आता है क्या कैसे हमें क्रिएट करना है, कैसे नहीं करना, ठीक है। इसलिए ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं इस फील्ड में, ठीक है। एग्जाम्पल्स आपके यहाँ पे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा फोर्थ बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो शारीरिक रूप से बहुत मजबूत हो गए, स्किलफुल हो गए, ठीक है, उन्हें पता है अपने बॉडी का कैसे यूज़ करना है, कैसे उसका बैलेंस करना है, ठीक है। तो उनमें एबिलिटी होती है कि अपने बॉडी स्किल्स का यूज़ कर पाए, ठीक है, और हैंडल कर पाए बहुत सारी चीज़ों को, है। जैसे हम देखते हैं डांसर्स के, उनको अपने बॉडी में बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है, मूवमेंट्स बहुत अच्छे कर पाते हैं, क्लीन मूवमेंट्स होते हैं। एथलेटिक्स हो गए, हमारे एक्टर्स हो गए, क्राफ्ट्स पीपल भी हो गए, ठीक है, जिन्हें पता है कि जैसे आपने ना कुछ मूर्तियाँ हमने देखी, ह्यूमंस खुद अपने आप को पेंट करके ऐसे खड़े हो जाते हैं, जैसे लगता है ये तो मूर्ति है, और जब वो हिलते हैं तो लगता है ये तो इंसान है, उनकी मूवमेंट कितनी स्पेसिफिक होती है। तो यही लोग होते हैं जो हमारे बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। आपने बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे, ओके। तो इन लोगों के मूवमेंट बहुत अच्छे होते हैं, उनके कोऑर्डिनेशन और स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत अच्छे से बॉडीली, ठीक।
साथ ही में हमारा 5th है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल यानी आपको म्यूजिकल नाम से यानी म्यूजिक में जो बहुत अच्छे हैं, जिन्हें पता है कि रिदम कहाँ तक कैसे जानी चाहिए, पिच टोन सबका उनको ज्ञान है, उनको पता है कि किस गाने में कितना सुर जाना है, कितना स्केल ऊपर नीचे करना है। तो एग्जाम्पल्स भी यही होंगे, सिंगर्स, म्यूजिशियन, कंपोजर्स, डीजे वाले, उन सबको पता है, ठीक है, कि कैसे क्या करना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। देखो इंटरपर्सनल, इंटर, ठीक है, यानी कि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरेक्ट विद अदर्स। इंटर दूसरों से, जैसा कहता है कि तुम मेरे इंटर्न हो गया, तुम ऐसे हो गया, ऐसे याद रख सकते हो कि इंटर होता है दूसरों से बातचीत करना, दूसरों को समझना, दूसरों का भरोसा जीतना, उन पर अपना विश्वास बना लेना। कुछ लोग देखते हो ना, मिलते ही आपको ऐसा लगता है कि अरे इससे तो अपने सारे सीक्रेट्स भी बता दूंगा ना, ये किसी को नहीं बताएगा, ऐसा आपको फील होता होगा कि ये इंसान बढ़िया है, ये समझता है मेरे को। तो ये क्या, उसके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलेगी उस टाइम पे? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जैसे कि टीचर्स, काउंसलर्स, लीडर्स, सोशल वर्कर्स, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जिनमें जो लोगों को अच्छे से समझ पाए, लोगों का भरोसा जीत सके, लोग उस पर भरोसा कर पाए, ऐसा इंसान जो लोगों से कनेक्ट हो पाए, बहुत अच्छे से मिलते ही कनेक्ट हो गए थे, मिलते ही 5 मिनट के अंदर कोई, कभी कभी आप देखते हो मिलते ही एक इंसान अनजान होता है, 5 मिनट बाद उससे बात करने लगता है, उसके बाद ऐसा लगता है इसको तो ऐसा लगता है बहुत सालों से जानता हूँ मैं, ऐसे। तो ये होते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट पीपल। ओके, अब यही अगर आप बात करो अपने आप से, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रा और अपने आप से, आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो, आप अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करते हो, अपने थॉट्स को अंडरस्टैंड करते हो, आपको पता है आप कैसे मोटिवेट हो सकते हो, आपको क्या बुरा लगता है, क्या अच्छा लगता है, आपको पता है, ठीक है। तो अपने गोल्स और फीलिंग्स को समझने वाले लोग ही होते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकती हूँ, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, फिलोसोफर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, स्पिरिचुअल लीडर्स, राइटर्स, जो अपने आप को समझते हैं, अपनी थॉट्स को समझते हैं और भरोसा करते हैं, उन्हें पता है उनको कब कहाँ कैसे क्या करना चाहिए अपने लिए, ठीक है। आप भी और हम भी हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। ओके, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में क्या है कि नेचर से कनेक्टेड पीपल, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैटेगराइज प्लांट्स, एनिमल्स एंड नेचुरल एलिमेंट्स। यानी कि आपको पता है कि अलग अलग टाइप के प्लांट है, आपको पसंद है पेड़ पौधे लगाना, उनके बीच रहना, उनके बारे में जानकारी लेना, ठीक है, उस पर रिसर्च वगैरह करना, ठीक है। साथ ही में आप नेचर प्रेमी हो, ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। ने प्रकृति का ज्ञान है आपके पास, आपको पता है कि ये मूवमेंट्स हो रही हैं बादलों की, अब बारिश होने वाली है, ठीक है, बल्कि सूरज निकला है। बट जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंट पीपल होते हैं वो बहुत इन्वायरमेंट से कनेक्टेड लोग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स हमारे बायोलॉजिस्ट, फार्मर्स, ठीक है, हमारे किसान जितने लोग हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं हमारे नेचुरलिस्टिक, ठीक है। बोटैनिक्स, इन्वायरमेंटलिस्ट्स जो बताते हैं कि अभी यहाँ पे बारिश होने वाली है, तूफान आने वाला है, ये वो, समझ रहे हो। और ये सब हमारे इंटेलिजेंस के पार्ट थे। तो आई होप आपने बहुत अच्छे समझा होगा इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो आगे बस हमारे एक और टॉपिक बचा छोटा सा, क्लासरूम इम्प्लीकेशन। ये सारे जो हमने इंटेलिजेंस पढ़े हैं, इसका क्लासरूम इम्प्लीकेशन तो बताओ, कैसे हम इसको यूज कर पाए क्लासरूम में। ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, कि इंटेलिजेंस की थ्योरी क्या है, उसको आप छोटा सा एक पन्ने पे 2 पन्ने पे लिख दो कि हाँ ये अब उसमें पूछ लें क्लासरूम इम्प्लीकेशन, तो वो भी एक पन्ने पे लिख दो, ठीक है। वो क्या है अपनी तरफ से लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे जैसे पहले हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उसमें क्या कर सकते हो, बच्चों को अच्छे से लिखना, बोलना, रीडिंग करना, राइटिंग करना, लैंग्वेज में कमांड सिखा सकते हो, ये इंटेलिजेंट ये बोल रहा है, ठीक है। हमारा मैथमेटिकल वाला क्या बोलता है, बच्चों को पजल्स दो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज कराओ, जिससे उनकी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस जो है ना, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वो बढ़े। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंटेलिजेंट क्या कहता है कि बच्चों को सिर्फ ये सब सिर्फ एकेडमिक क्यों करा रहे हो, उसको थोड़ा सा ड्राइंग वगैरह कराओ, हाँ, उसको विजुअलाइज कराओ, चीज़ों को वीडियोस दिखाओ, ग्राफ्स दिखाओ, मैप्स दिखाओ, जिससे क्रिएटिविटी बढ़े और साथ में वो इंटेलिजेंस के फील्ड में हो, स्पेशल के फील्ड में इंटेलिजेंट हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि यूज़ करना है हमें बहुत से रोल प्ले, जिसमें उनकी हैंड की मूवमेंट हो रही है, उनकी बॉडी की मूवमेंट हो रही है, कुछ डांस का प्रोग्राम करवा लो, एक्टिविटी करा लो, कोई ड्रामा करवा लो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसकी बॉडीली जो उनकी इंटेलिजेंस है ना, वो उनके उस पर कमांड हो जाएगा, वो इंटेलिजेंस भी ग्रो करेगी उसके अंदर, ठीक है। हम सब में सारी इंटेलिजेंस है, मुझे लगता है कुछ का स्केल थोड़ा लो है, ठीक है, कुछ 1-2% है और कुछ 30-40% है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस में क्या है, बच्चों को सॉन्ग्स राइम करना सिखाओ, कैसे रिदम को पकड़ते हैं, टोन को पकड़ते हैं, उन्हें सिखाओ, ठीक है। तो ये सब बताओ उन्हें, कोई पोम वगैरह है, उसको साथ में रिदम कर रहे हैं बच्चे आपके साथ, तो उन्हें स्वर पता चल रहा है कब कहाँ कैसे स्केल ऊपर नीचे करना है, कितने स्वर पे जाना है, कितने में नहीं जाना, ठीक। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो इंटरपर्सनल में कि आप ग्रुप एक्टिविटी कराओ, पीयर लर्निंग, डिस्कशन, टीम वर्क, जिसमें बच्चा टीम में कुछ काम कर रहा है, टीम में एक्टिविटी कर रहा है, तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ग्रो होगा, ठीक है। आगे आप क्या कर सकते हो, आगे आप बच्चों को सेल्फ स्टडी की चीज़ें दे सकते हो कि बच्चों कि आपको खुद ये लिख के आना है, आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो इस टॉपिक पे, बच्चों आपको खुद लिख के आना है, ठीक है। आपने कुछ बच्चों को दे दिया कि आप जर्नल लिखा करो रोज, ठीक है, आप रिफ्लेक्शन बताया करो मुझे कि आज इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आया, क्या सोचा समझा। पर्सनल टास्क भी दिया करो कि बच्चे थोड़े अपने आप से पर्सनली इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बच्चों में बढ़ेगा, ओके।
नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चों को ऐसे टास्क दो आउटडोर जिससे वो रियल वर्ल्ड में जाके काम कर पाए, नेचर से जुड़ पाए, ऐसे एग्जांपल्स दो, मूवीज दिखाओ, ठीक है, जिससे बच्चों की क्या बढ़ेगी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बढ़ेगी। ठीक है, समझ आ गया आप सबको। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट खत्म होता है। फटाफट एक समरी स्लाइड देख लो, ठीक है, क्योंकि सेकंड ईयर है, थोड़ा सा टफ ना हो आपके लिए, तो इसलिए ऐसी समरी। आपने क्या सीखा, सबसे पहले तो लर्निंग के बारे में कि लर्निंग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लर्निंग से आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते, उसके प्रिंसिपल्स, इंपॉर्टेंस। ठीक है, लर्निंग का मतलब ही यही है कि कोई भी नई स्किल्स, नए नॉलेज, नई बिहेवियर को सीखना परमानेंटली। ठीक है, उसके बाद आपने देखा डिफरेंट थ्योरीज जो हमें हेल्प करेंगी टीचिंग में, और मेनली ये क्या थी, कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज थी, यानी कि हमारे जो बिहेवियरिस्ट हैं उन लोगों की। ठीक है, उसके बाद आपने इंटेलिजेंस के बारे में जाना कि इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, सब में होता है, नहीं होता है, ठीक है, इसको मापा नहीं जा सकता। इसलिए इंटेलिजेंस इज नॉट वन साइज फिट्स ऑल। ये एक साइज नहीं है कि इस साइज में जो जो लोग फिट हो जाएंगे वो इंटेलिजेंट है और जो जो नहीं हो पाएंगे वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं, इंटेलिजेंस अलग अलग टाइप की होती है, और यही बताया हमारी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी में। ठीक है, और इसमें आपने डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में पढ़ा, और कन्वर्जन तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आपको पता नहीं चाहिए, बट डाइवर्जेंट थिंकिंग के बारे में आपने पढ़ा कि कितना क्रिएटिव थिंकिंग है, इनोवेशन होता है इसके अंदर, बच्चा क्रिटिकल हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज भी इंप्रूव होता है, बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है, और कितना इंपॉर्टेंट है टीचर के लिए भी। ठीक है, और लास्ट में हमने यूज़ किया मल्टीपल इंटेलिजेंस का हमारे इंक्लूसिव लर्निंग में, यानी सबको साथ लेके चलने में। ठीक है, ये ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये वाला यूनिट। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा ये वाला यूनिट, और समझ में आया होगा। आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि मैम ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया, या मैं या तो आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगी, या तो एक वीडियो बना दूंगी फिर से कि एक बार रिकैप में। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी, आपको सब समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बताना ना भूलें। ठीक है, या तो वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले अच्छा आपको बहुत अच्छा लगा, आपको पसंद आया, ताकि मैं आगे मोटिवेट रहूँ बनाने के लिए ऐसी वीडियोस बहुत मेहनत से। ठीक है, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है, फिर से रिवाइज करना पड़ता है, और सारे पुराने नोट्स को खोलना पड़ता है। ठीक है, तो फिर हाँ, नोट्स वगैरह आपको देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता तुमको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यूजफुल है कि नहीं, और इंप्रूवमेंट भी बताना, फीडबैक देना अपने कि कैसा लगा, क्या इंप्रूव कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ओके, तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। ओके, चलिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और बहुत अच्छा करना एग्जाम में। ठीक है, बाय बाय।